आज की कहानी में हमें एक ऐसे लड़के के बारे में बताया जाता है जिसके पास उसके जन्म से ही गॉड लाइक एसएस रैंक पावर है, जिन्हें कंट्रोल करना उसके भी बस के बाहर था। अगर वो अपनी इन पावर को कंट्रोल कर ले तो सारी इंसानियत के लिए ये वरदान साबित हो सकता था, वरना एक ऐसा श्राप जिसे रोकना और किसी के बस की बात नहीं थी। ये बात है सन 4386 डी की, जहाँ दुनिया काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है और इंसानों के लिए कुछ भी कर पाना कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। हर तरफ हरियाली एंड खुशहाली छाई हुई है, लेकिन ये सब एक तूफान से पहले होने वाले शांति की तरह था। एक ऐसे ही दिन जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, आसमान में कहीं से अचानक से एक बड़ा सा जाइंट फ्रॉग मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है, जो चारों तरफ तबाही मचा रहा था। जिसे रोकने के लिए काफी सारे रॉयल गार्ड अपनी पूरी जी जान के साथ उससे लड़ रहे थे, लेकिन उस फ्रॉग पर उसके किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। यहीं पर हम देखते हैं एक छोटे से लड़के को जिसका नाम है वांगलिंग, और ये वही लड़का है जिस पर आगे चलकर हमारी कहानी डिपेंड करेगी। लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है जो इन सभी मुश्किलों से अनजान आराम से बैठ के अपने चिप्स के मजे ले रहा है। चिप्स खाते खाते वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर अभी रॉयल गार्ड्स की मॉन्स्टर के साथ फाइट चल रही थी। वांगलिंग को भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो नाम का एक रॉयल गार्ड देखता है कि उस मॉन्स्टर का नेक्स्ट अटैक उस बच्चे की तरफ होने वाला है, इसीलिए वो उसे अपनी जान की बाजी लगाकर उस बच्चे को बचाता है और वो उसे एक सेफ जगह पर ले जाकर उससे छुपने के लिए कहता है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल पड़ता है, जिससे वांगलिंग बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखता और उस रॉयल गार्ड को अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं भूल पाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों के बाद एक स्कूल में, जहाँ पर उसी हीरो जाओ की एक मूर्ति को उसके सम्मान में वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि उसने ही सालों पहले उस फ्रॉग मॉन्स्टर को हराया था। उसकी बहादुरी के किस्से सालों से बच्चों को बताए जा रहे हैं और न्यू जनरेशन के लिए वो एक रोल मॉडल से कम नहीं है। वांगलिंग भी इस स्कूल के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। जहाँ सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपने आने वाले फ्यूचर और स्कूल लाइफ के लिए एक्साइटेड है, वहाँ ये लड़का अपने फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बस स्कूल के अंदर चले जा रहा है। वहाँ एंटर करते हुए वांगलिंग को उसी स्कूल के दो सीनियर मिलते हैं जो उसकी रैगिंग करने लगते हैं, लेकिन उसके जीरो एक्सप्रेशन से वो दोनों खुद ही परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही एक सीनियर वांगलिंग के ऊपर हाथ उठाने वाला था, तभी कोई अपने फायर मैजिक से उन दोनों सीनियर पर अटैक करती है। पूरे स्कूल का ध्यान इसी बात पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक खूबसूरत लड़की को जिसका नाम सुन रॉन्ग है, और वो भी एक फर्स्ट ईयर की लड़की थी, लेकिन उसकी फैमिली रेपुटेशन की वजह से पूरे स्कूल में पहले से ही काफी फेमस है। वो दोनों सीनियर भी उससे काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन फिलहाल वो उसके साथ किसी भी फाइट में पड़ के खुद को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर सुन रॉन्ग वांगलिंग के सामने आती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसे वो अपना इंट्रो देती है, मगर हमारा हीरो भी एक सिग्मा मेल है, इसलिए वो उस लड़की से हैंडशेक को इग्नोर करते हुए उसे एक 10 एन का नोट देता है उसकी हेल्प करने के लिए और वहाँ से जाने लगता है। सुनराम के साथ पूरा स्कूल भी ये देखकर शॉक था कि ये कौन सा लड़का है जिसने सुनराम की फ्रेंडशिप को इग्नोर कर दिया। हालांकि वांगलिंग को इस बात से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपनी क्लास की तरफ निकल पड़ता है और कुछ देर के बाद सभी स्टूडेंट एक एकेडमी के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर उसी लेजेंडरी हीरो जी के एक प्रोग्राम के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि अब उन सभी का यहाँ पर स्पिरिट एनर्जी टेस्ट होगा। इस टेस्ट के लिए उन्हें स्टेडियम के अंदर एक एक करके आना है, जहाँ पर उसी फ्रॉग मॉन्स्टर का प्रोटोटाइप है जिसे सालों पहले सील कर दिया गया था, लेकिन अब उसके इस प्रोटोटाइप का यूज नए स्टूडेंट्स की स्पिरिट एनर्जी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। टेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन समझ लेने के बाद सभी स्टूडेंट बारी बारी से अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें अपनी अपनी स्पिरिट एनर्जी का लेवल पता चलता है। आखिरी में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट बचते हैं, जिसमें से एक था वांगलिंग और एक थी सुनरॉन्ग। पहले सुनरॉन्ग अंदर जाती है। इसका स्कोर देखकर सभी को लगता है कि ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर होगा, लेकिन जब बारी आती है वांगलिंग की तो उसका ऑरा और प्रेजेंस सभी को महसूस हो जाती है। वो अपनी स्पिरिट एनर्जी का सिर्फ कुछ ही पार्ट यूज करके उस फ्रॉग पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक इतना खतरनाक और जबरदस्त था कि उसके लेवल का अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन था। उसका ये कारनामा सभी के होश उड़ा देता है और वो इस तरह से बाहर आता है जैसे उसके लिए ये सब बस एक मामूली बात हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम की तरफ, जहाँ पैम नाम की एक टीचर की क्लास चल रही थी जो सभी को स्पिरिट समनिंग की क्लास ले रही थी। पैम की क्लास के बाद वो सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लेती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने अपने स्पिरिट एनर्जी के हिसाब से किसी एक स्पिरिट को समन करना था। यहाँ पर सुनरॉन्ग एक स्केलेटन को समन करती है, जिससे पैम काफी इम्प्रेस थी, मगर वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग मजाक मजाक में वहाँ एक फ्रॉग मॉन्स्टर को समन कर लेता है, जिसे देखकर तो खुद पैम के भी होश उड़ जाते हैं। असल में उसकी ताकत और शक्तियों का अंदाजा तो खुद वांगलिंग को भी नहीं था।
अब यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ पर वोंगलिंग का जन्म हुआ था। उसके जन्म के वक्त ऑपरेशन रूम में काफी भयानक ब्लास्ट हुआ था, जिसे सुनकर वोंगलिंग के फादर मिस्टर वॉन्ड वहाँ पर भागे भागे आते हैं। वहाँ जाकर वो एक नर्स को देखते हैं जो बहुत ही डरी हुई थी। मिस्टर वोंग उस नर्स से अपनी बीवी और बच्चे के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कुछ बोल नहीं पाती और अपने हाथों से ऑपरेशन रूम की तरफ इशारा कर रही थी। और वो जब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो उनके खुद के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उनके सामने उनका न्यू बॉर्न बेबी अपने पैरों पर चल रहा होता है और कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था। ये देखकर मिस्टर वोंग को झटका लगता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर मामले की गंभीरता को समझते हुए वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ घर वापस आते हैं। मिस्टर वॉन्ड और उनकी वाइफ अपने बच्चे की एबनॉर्मल ग्रोथ से परेशान थे। वो खुद ही एक जाने माने स्पिरिट एनर्जी स्पेशलिस्ट थे, इसीलिए उन्हें ये पता करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता कि उनका बेटा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये एक फरिश्ता है जिसे खुद भगवान ने उनके पास भेजा है। और कुछ सालों तक वो वोंगलिंग की पावर को दुनिया से छुपाए रखते हैं। लेकिन 10 साल बाद जब संगाई के ऊपर उस जायंट फ्रॉग ने अटैक किया था, तब वोंगलिंग की इस ओवर पावर्ड एनर्जी को देखकर मिस्टर वोंग और उनकी वाइफ एक फैसला लेते हैं कि अब वो वोंगलिंग की स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक सील का यूज करेंगे। मिस्टर वोंग बस इतना चाहते थे कि उनका बच्चा अपनी आने वाली जिंदगी सुकून से जी सके। वोंग तो बचपन से ही एक जीनियस था, उसे अपने पेरेंट्स के फैसले से कोई दिक्कत नहीं होती और वो उनके डिसीजन की कदर करता है। अगले दिन वोंगलिंग जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल हेड के लिए इलेक्शन चल रहे हैं, जिसके अंदर काफी सारे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए सभी कैंडिडेट स्टूडेंट को अलग अलग तरह के लालच भी दे रहे थे। वो पहले तो इन इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि सुनरॉन्ग ने इलेक्शन जीतने के लिए स्कूल कैंटीन में नूडल्स फ्री कर दिए हैं। सभी स्टूडेंट्स कैंटीन से अपनी मर्जी और फ्लेवर के नूडल्स लेके जा सकते हैं, जिसके बदले उन्हें सिर्फ अपना वोट देना होगा। ये देखकर वोंगलिंग भी थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है, क्योंकि नूडल्स वोंगलिंग की कमजोरी थी। कैंटीन के पास पहुंचते ही वोंग देखता है कि पहले तो सभी स्टूडेंट सुनरॉन्ग को वोट देने के खिलाफ थे, क्योंकि वो एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की थी जो सभी स्टूडेंट को खुद के नीचे समझती है। इसी वजह से कोई उसे वोट देने को तैयार नहीं था। मगर यहाँ पर वोंगलिंग को तो सिर्फ नूडल्स से मतलब है। वो सबसे आगे जाकर अपने लिए मनपसंद नूडल्स के पैकेट ले लेता है और सुनरॉन्ग के लिए वोट भी कर देता है। वोंगलिंग को इस तरह से नूडल्स एंजॉय करता देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स के मन में भी लालच आ जाता है और एक एक करके वो लोग भी नूडल्स लेने लगते हैं। लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट सुनरॉन्ग को धोखा देने की सोचते हैं। उनका प्लान होता है कि वो फ्री का खाना तो सुनरॉन्ग से ले लेंगे, लेकिन वो वोट उसी को करेंगे जिसे वो करना चाहते हैं। असल में सुनरॉन्ग को इस बात का अंदाजा पहले से था, लेकिन वो बस चाहती थी कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा नूडल्स खरीदे, क्योंकि उसका असली प्लान कुछ और ही था। सभी स्टूडेंट्स के नूडल ले लेने के बाद सुनरॉन्ग सभी स्टूडेंट पर अपना सेडक्शन मैजिक का यूज करती है। इस मैजिक का यूज करने से सारे स्टूडेंट्स अब उसकी वश में आ चुके थे और अब सभी वही करेंगे जैसा वो चाहती है। उसे लगता है कि उसने सभी स्टूडेंट्स को अपने वश में कर लिया है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वोंगलिंग को अपने वश में करना उसके बस की बात ही नहीं है। वोंगलिंग को पहले से पता चल जाता है कि सुनरॉन्ग क्या करना चाहती है, लेकिन उसने जानबूझकर इस मामले में खुद को डालने की नहीं सोची। उल्टा सुनरॉन्ग के नूडल के बदले वो उसे अपनी मॉम के द्वारा बनाई गई एक येलो टैबलेट देता है। लेकिन सुनरॉन्ग को बिल्कुल नहीं पता था कि ये टैबलेट किस काम की है, इसीलिए वो इन सब चीजों को इग्नोर करके स्टूडेंट से वोट्स कलेक्ट करने में जुड़ जाती है। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट की क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर अभी सभी स्टूडेंट सुनरॉन्ग के वश में थे। लेकिन सुनरॉन्ग के मन में अभी सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि उसके इस मैजिक का असर वोंगलिंग पर क्यों नहीं हुआ। वो इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उनकी क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ एक टीचर क्लास में माहौल को देखते हुए अचानक से सभी स्टूडेंट को रहस्यमयी मैजिक द सेडक्शन स्पेल के बारे में पढ़ाने लगती है। सुनरॉन्ग को समझ में आ जाता है कि ये टीचर शायद वो देख सकते हैं जो कोई नहीं देख सकता, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर आज इस स्पेल के बारे में पढ़ाना शुरू किया है। वो टीचर बताते हैं कि सेडक्शन स्पेल एक काफी पुराना और रहस्यमयी जादू है, जिसे पुराने टाइम के राजा महाराजा अपनी आर्मी पे यूज करते थे, ताकि उनके सोल्जर राजा की बातों को कभी अनसुना ना कर सके। लेकिन इस स्पेल को पूरा करने की 2 कंडीशन है। सबसे पहले तो ये है कि इस स्पेल को कास्ट करने वाले आदमी के पास बाकी लोगों से स्ट्रॉन्ग मैजिक और विल पावर होनी चाहिए, और दूसरी ये कि स्पेल कास्ट करने वाले की कोई एक चीज बाकी लोगों के पास होनी चाहिए, जैसे कोई गिफ्ट या कोई भी चीज। सुनरॉन्ग ये सभी चीजें ध्यान से सुनती है। उसे समझ आता है कि वोंगलिंग की विल यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ वही है जिसके पास नूडल लेने के बावजूद भी इस स्पेल का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और वहीं इधर वोंगलिंग अपने डेस्क पर बैठे बैठे सुनरॉन्ग को इशारे में बताता है कि जो गोल्डन टैबलेट उसने सुनरॉन्ग को दी है, उसका यूज अपनी मैजिकल पावर को कम करने के लिए किया जाता है। मगर सुनरॉन्ग को लगता है कि वोंगलिंग उसको टैबलेट खाने को बोल रहा है,
इसलिए वो उस टैबलेट को खा लेती है और मैजिक पावर में कमी आने से वो कमजोर हो जाती है और उसका स्पेल सभी स्टूडेंट्स के ऊपर से टूट जाता है। क्लास के टीचर बताते हैं कि ये क्लास खत्म हो चुकी है और साथ ही सुन रहा हूँ ये वोटिंग हार चुकी है, लेकिन उसकी चीटिंग वाली बात वो क्लास में किसी को नहीं बताते। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स की टीचर पैम के साथ एक स्पेशल क्लास थी जिसमें सभी को अपने घर से एक भट्टी लानी होती है जिसमें वो सभी को मैजिक आइटम्स बनाना सिखाएगी। सभी स्टूडेंट्स इस क्लास के लिए काफी एक्साइटेड थे और एक लड़का जिसका नाम चाय चाओ था, वो तो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के खानदानी भट्टी उठा लाया था ताकि वो उसे दिखाकर सुन रहा को इम्प्रेस कर सके। सभी स्टूडेंट स्कूल में एंटर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक कार स्कूल के बाहर आते हैं और एक रेड कारपेट बिछाया जाता है जिसपे से चलते हुए सुन रॉन्ग आती है और वो वांगलिंग के नाम को पुकारती है। वांगलिंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो बिल्कुल हैरान ही हो जाता है क्योंकि सुन रॉन्ग के ऊपर वांगलिंग का सिडक्शन स्पेल एक्टिवेट हो चुका था, इसीलिए वो काफी अलग बिहेव कर रही थी। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए वांगलिंग आराम से सुन रॉन्ग के पास जाता है और उसके बालों को पीछे करने के बहाने सिडक्शन स्पेल को कैंसिल कर देता है। वांगलिंग की यह हरकत देखकर सभी स्टूडेंट और बॉडीगार्ड शॉक थे क्योंकि आज तक सुन रॉन्ग को टच तक करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। अपने होश में वापस आने के बाद सुन रॉन्ग को रियलाइज होता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वो काफी ब्लश करती है लेकिन वांगलिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो चुपचाप अपनी क्लास की तरफ निकल पड़ता है। मैजिक स्कूल में टीचर पैम सभी स्टूडेंट्स को मैजिक आइटम बनाने की ट्रेनिंग देती है। वो सभी को सारे इंग्रेडिएंट्स और आइटम बनाने की रेसिपी बता देती है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने आइटम को बनाने में लग जाते हैं। सुनरॉन्ग अपने फादर की फैक्ट्री से उनका सबसे एक्सपेंसिव फर्नेस लाती है और वांगलिंग तो अपने घर का माइक्रोवेव ही ले आता है क्योंकि उसकी फैमिली के पास कोई एंटीक फर्नेस नहीं थी। गुआहाओ नाम का एक लड़का अपनी फैमिली का सबसे एंटीक और बेशकीमती फर्नेस लाता है जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा हीट का यूज करने से चाय चाओ का खानदानी फर्नेस ब्लास्ट हो गया था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता और डर के मारे क्लास से भाग जाता है, ये सोचकर कि ना जाने अब वो अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेगा। तब तक बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने अपने मैजिक आइटम को फर्नेस में डाल देते हैं और 5 बजे शाम के एक टाइमर सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स के वहाँ से जाने के बाद एक अनजान मेहमान वहाँ पर आता है जो कि खुद डीमन फ्रॉग था, जिसे वांगलिंग ने अपनी पावर का यूज करके डॉग की शेप दे दी थी। इस फ्रॉग का यहाँ पर आने का एक ही मकसद था कि वो गुआहाओ के खानदानी फर्नेस की पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता है। होता कुछ यूँ है कि इस वर्ल्ड में पावरफुल बनने के लिए उन्हें अपने से कमजोर या कुछ स्पेशल आइटम्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है और ये फर्नेस भी उन्हीं में से एक है। जैसे ही वो डॉग फर्नेस को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी में होता है कि तभी वांगलिंग वहाँ पर आ जाता है, जो डॉग को ये करते हुए देख लेता है और वो डॉग भी उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वांगलिंग उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे सही से सबक सिखाता है। वो उससे उस फर्नेस को ले लेता और उसे साफ करके वापस से क्लास में उसकी जगह पर रखने जा रहा होता है कि तभी गाँव हुआ उसे देख लेता है। वो ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि वांगलिंग ने उसके खानदानी फर्नेस को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की। इसके पहले कि वांगलिंग उसे कुछ समझा पाता, वो अपने वाटर गन तानते हुए उसे अपने दोनों हाथ ऊपर करने को कहता है। वांगलिंग उसे बातें समझाने की कोशिश करता है लेकिन गाओ उसकी एक भी नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ चाओ अभी भी डर के मारे ग्राउंड के चक्कर काट रहा था और सिर्फ यही सोच रहा था कि उसके डैड को जब पता लगेगा कि चाओ ने उनका खानदानी फर्नेस खराब कर दिया है तब वो उनकी क्या हालत करेंगे। भागते हुए चाओ थक जाता और थोड़ा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ आता है, जहाँ गाओ ने वांगलिंग की तरफ अपनी वाटर गन तान रखी थी। इससे पहले कि चाओ कुछ समझ पाए, गाओ वांगलिंग की तरफ वाटर गन से अटैक करता है, लेकिन उसकी गन में वाटर की जगह एक पॉइजनस लिक्विड था। वांगलिंग समझ जाता है कि ये लिक्विड काफी पॉइजनस है, इसलिए वो खुद को डॉज करता है, लेकिन इन सब में वो पूरा लिक्विड चाओ की बॉडी में चला गया था, जो वांगलिंग के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। अब चाओ की ये हालत देखकर गुआहाओ की हालत तो पंक्चर हो जाती है, मगर वो अभी भी इन सभी के लिए वांगलिंग को ही जिम्मेदार बता रहा था क्योंकि उसने उस लिक्विड को डॉज किया। वांगलिंग उससे अभी कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो अपने हीलिंग मैजिक से चाओ को ठीक करने जा ही रहा था कि तभी गाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हीलिंग मैजिक का इस पॉइजन पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए पहले उन दोनों को चाओ को किसी सेफ जगह पर लेकर जाना चाहिए। वो दोनों मिलकर चाओ को उठाते हैं और उसे लेकर लैब रूम में आते हैं, जहाँ चाओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो रखी थी, जिसे देखकर गाओ बताता है कि इस पॉइजन को ठीक करने के लिए उन्हें एक मेडिसिन तैयार करनी होगी। वो दोनों फटाफट से सारे इंग्रेडिएंट को वहाँ पर लाकर तैयार करते हैं और मेडिसिन के बनने का वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद गुआहाओ को याद आता है कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए कम से कम 5 घंटे का टाइम लगता है,
लेकिन करंटली उनके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द मेडिसिन को तैयार करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो ग्रीन डॉग मॉन्स्टर जिसने फर्नेस चुराने की कोशिश की थी, उसके पास कुछ ऐसी मैजिक स्पिरिट है जिससे वो टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं। इसलिए वो डॉग को पकड़ते हैं और उससे जबरदस्ती उसकी पावर का इस्तेमाल करवाते हैं। ऐसा करने से डॉग की हालत तो बहुत खराब हो जाती है, लेकिन उन दोनों का काम बन जाता है। मेडिसिन के तैयार होते ही गाओ जल्दी से वो चाओ को खिला देता है और देखते ही देखते चाओ के ऊपर से उस पॉइजन का असर भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वोंगलिंग नोटिस करता है कि अब बस 5 बजने ही वाले हैं और कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट और पैम यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी ये जगह साफ कर देनी चाहिए और इस रूम से चले जाना चाहिए। दोनों यही काम करते हैं और पैम के वहाँ पर आने से पहले ही वो डॉग को लेकर लैब को खाली करके वहाँ से निकल लेते हैं। कुछ देर के बाद क्लास के बाकी बच्चों के साथ वो दोनों भी लैब में आते हैं, जहाँ पर पैम सबसे पहले गाओ के फर्नेस को चेक करने के लिए बोलती है, मगर गाओ उससे फर्नेस को दिखाने से डर रहा था क्योंकि चाओ की मेडिसिन को तैयार करने के चक्कर में वो अपनी खुद की गोल्डन बॉल बनाना भूल गया था। मगर जब पैम उसका फर्नेस चेक करती है तो उसके अंदर से एक गोल्डन बॉल निकलती है, जिसे देखकर पैम और बाकी स्टूडेंट तो काफी खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन गाओ बहुत हैरान हो जाता है। असल में ये सब वोंगलिंग ने किया था, क्योंकि उसे ये अंदाजा लग चुका था कि पैम सबसे पहले गाओ का फर्नेस ही चेक करेगी, क्योंकि उसने गाओ के खानदानी फर्नेस की बहुत तारीफ सुनी थी और अगर इसके बाद भी गाओ के फर्नेस से उसे कुछ भी नहीं मिला तो गाओ की बहुत बदनामी होती। इसलिए उसने अपने खुद की गोल्डन बॉल को लेकर गाओ के फर्नेस में डाल दिया था। क्लास खत्म होने के बाद गाओ और वोंगलिंग चाओ के साथ एक लेक के पास बैठे हुए थे, जहाँ वोंगलिंग चाओ को बताता है कि उसने चाओ की खानदानी फर्नेस को डॉग की पावर की मदद से ठीक कर दिया है। अपने फर्नेस को सही सलामत देखकर चाओ बहुत ही खुश होता है और खुशी के मारे वोंगलिंग को गले लगाकर रोने लगता है। अगले दिन स्कूल में क्लास शुरू होने से पहले सुनरॉन्ग वोंगलिंग की सीट की तरफ आती है और अचानक से उसे डेट के लिए पूछती है। उसकी ये बातें सुनकर तो पूरी क्लास बिल्कुल शांत हो गई थी और हैरानी के मारे सभी उन दोनों को देख रहे होते हैं। लेकिन सभी लोगों के लिए ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वोंगलिंग सुन को कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो सिर्फ उसे लगातार देखे जा रहा था। वहीं इधर क्लास के बाहर कुछ स्नाइपर सुन की तरफ अपनी गन से एम करते हैं, क्योंकि उन स्नाइपर को किसी ने सुनरॉन्ग को मारने की सुपारी दी होती है। जैसे ही वो स्नाइपर सुन को शूट करने ही वाले होते हैं, वोंगलिंग उनमें से एक स्नाइपर की तरफ देखता है और उसकी सिर्फ नजरें ही काफी थी किसी इंसान को मौत का मंजर दिखाने के लिए। वोंगलिंग को देखकर वो सभी स्नाइपर बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं और अपने प्लान को तुरंत कैंसिल कर देते हैं। अब वोंगलिंग का फोकस फिर से सुनरॉन्ग की तरफ आता है, जो अभी भी उससे डेट पर जाने की जिद कर रही थी। अब उन दोनों को ऐसे देखकर क्लास के सभी बच्चों को काफी जलन भी हो रही थी, खास करके सभी लड़कों को। खैर, जैसे ही वोंगलिंग उसके सवालों के जवाब देने वाला होता है, तभी क्लास के इंस्ट्रक्टर वहाँ पर आकर वोंग को प्रिंसिपल ऑफिस में आने को बोलते हैं। वो भी बिना कोई क्वेश्चन किए उनके साथ चला जाता है और सुनरॉन्ग को उसके सवालों के साथ वहीं पर छोड़ देता है। वोंगलिंग इंस्ट्रक्टर के पीछे पीछे प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, लेकिन शायद वोंगलिंग को अभी ये नहीं पता था कि सुनरॉन्ग ने स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट और स्टूडेंट्स ग्रुप पर यह अफवाह फैला दी थी कि आज वो वोंगलिंग के साथ डेट पर जाने वाली है। इस बात का पता दूर बैठे स्नाइपर्स को भी लग जाता है, जो अब अपने मिशन को तभी स्टार्ट करेंगे जब सुनरॉन्ग और वोंगलिंग एक साथ अकेले होंगे। इन सभी बातों से अनजान अपने काम से मतलब रखने वाला वोंगलिंग प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ का प्रिंसिपल वही रॉयल गार्ड झाऊ है, जिसने सालों पहले जायंट फ्रॉग को हराया था। वैसे वहाँ पर वोंगलिंग को तो इसीलिए बुलाया गया था ताकि उससे उस अफवाह के बारे में पूछताछ की जा सके। लेकिन जब झाऊ देखता है कि ये वही लड़का है जिसने सालों पहले जायंट फ्रॉग को मारा था, जिसे कोई और हरा नहीं पाया था और जिसकी वजह से झाऊ को इतना नाम और शोहरत मिली है, तो वो इंस्ट्रक्टर को बाहर वेट करने को बोलता है। और जब वोंगलिंग और झाऊ रूम में अकेले होते हैं, तब वो वोंगलिंग के सामने घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगता है कि वो झाऊ को अपना स्टूडेंट बना ले, क्योंकि जो काबिलियत वोंगलिंग के पास अभी से है, वैसे इस दुनिया में मिल पाना काफी मुश्किल हो सकती है। ये सब सुनकर तो वोंगलिंग का दिमाग खराब हो जाता है। वो जितना दुनिया को अपनी पावर के बारे में कम दिखाने की कोशिश करता है, उतने ही लोग उसकी पावर को देखना चाहते हैं। इसीलिए वो बिना कोई देरी किए प्रिंसिपल की मेमोरी से वो बचपन वाले इंसिडेंट को इरेज कर देता है, जो उन दोनों के ही शांति से जीने के लिए बहुत जरूरी है। जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से भी निकल जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद डॉग डीमन उसके पास आकर उससे स्नाइपर का प्लान बताता है, जो उसने चुपके से सुना था। अगले दिन वोंगलिंग जब अपने घर से आराम करके उठता है, तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर सुनरॉन्ग अपनी कार्स और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ खड़े होकर वोंगलिंग के साथ डेट पर जाने का इंतजार कर रही है। उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपने विंडोज के पर्दे लगाकर अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने चला जाता है।
डाइनिंग टेबल पर वॉन्गलिंग की मदर उससे मोटिवेट करती है कि उसे सुनरांग जैसी एक खूबसूरत लड़की को इतना वेट नहीं कराना चाहिए और उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाना चाहिए, जिसमें उसकी मदर के साथ साथ अब उसके फादर भी उस पर प्रेशर डालते हैं। थोड़ी देर बाद अपनी फैमिली के प्रेशर से परेशान होकर वॉन्गलिंग भी उसके साथ डेट पर जाने को तैयार हो जाता है। सुनरांग वॉन्गलिंग को अपने साथ डेट पर काफी अलग अलग जगह जाती है, जहाँ उनका पीछा वो स्नाइपर्स भी करते हैं जिन्होंने स्कूल में सुनरांग पर अटैक करने की कोशिश की थी। डेट पर भी वॉन्गलिंग सुनरांग को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही आसपास के लोगों के दिमाग से इस अटैक की मेमोरी को भी इरेज कर देता है। डेट खत्म होते हुए सुनरांग वॉन्गलिंग को एक बड़े से व्हील पर लेकर आती है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर फायरवर्क्स को एंजॉय करते हैं, जहाँ फिर से कुछ स्नाइपर सुनरांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वॉन्गलिंग उन्हें तुरंत ही हरा देता है और वो एक एक स्नाइपर को मार गिराता है। और इस बार सुनरांग ने ये सब अपने सामने होते हुए देखा था, इसीलिए वॉन्गलिंग भी डिसाइड करता है कि वो सुनरांग की मेमोरी को इरेज नहीं करेगा और उससे ये वादा करता है कि वो उसे हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन साथ ही वो सुनरांग से भी एक वादा लेता है कि वो वॉन्गलिंग की पावर के बारे में किसी को नहीं बताएगी। अगले सीन में हमें उन स्नाइपर के बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का बॉस काफी गुस्सा था क्योंकि इतनी कोशिशों के नाम शैडो फैक्शन है, जिनका लास्ट 100 ईयर से ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने एक भी असैसिनेशन कभी अनकम्प्लीट नहीं की है। उनका बॉस अपने सभी आदमियों को वार्निंग देता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो लोग मिलकर सुनरांग को खत्म करें, क्योंकि अब ये मिशन उनकी इज्जत पे आ गया है। अगले दिन सुनरांग और वॉन्गलिंग स्कूल जाते हैं, जहाँ सुनरांग के आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। तभी प्रिंसिपल झाओ वहाँ पर आते हैं, जो सभी को बताते हैं कि लास्ट नाइट सुनरांग पर एक गैंग ने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन झाओ ने उन सभी को हराकर सुनरांग की जान बचा ली। असल में वो ऐसा इसीलिए बोल रहा होता है क्योंकि पिछली रात जब प्रिंसिपल झाओ वांग और सुनरांग से मिलने आए थे, तब वांग ने ही झाओ की मेमोरी को चेंज कर दिया था और साथ ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि उसने ही सुनरांग की जान बचाई है। प्रेजेंट में झाओ एक चुटकी बजाता और देखते ही देखते उसके वहाँ बहुत से आर्मी सोल्जर और सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, जो पूरे स्कूल को अंदर बाहर हर जगह से सील कर देते हैं। अब झाओ वॉन्गलिंग, सुनरांग, चाओ और गाओ को एक रूम में ले जाता है, क्योंकि उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज कोई ना कोई किसी न किसी तरह से सुनरांग पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर के ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर एक लाल बाल वाला लड़का जू फेंग जमीन के अंदर से बाहर आता है। उसके हाथ में एक रबर टॉय जैसी कोई चीज थी, जिससे वो सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो 2 और गार्ड को नॉकआउट करने के बाद वो एक एक करके बाहर खड़े ज्यादातर ऑफिसर को बेहोश करके स्कूल के अंदर आने लगा था। वहीं स्कूल के अंदर बाकी सभी गार्ड बिल्कुल चौकन्ने हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक सिल्वर पाने की जिद करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जूयिंग को भी अब उस टीचर से लड़ने में तकलीफ होने लगती है। उसको उस टीचर से काफी चिढ़ होने लगी थी, इसीलिए अब वो जल्द से जल्द बस इस टीचर को अपने वेपन से खत्म करने की ठान लेता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। लेकिन यही हम देखते हैं कि उस जूयिंग निंजा के नाम पर एक कलंक है। जूयिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस टीचर को कैसे देख सकता हूँ, इसलिए अपनी आवाज धीमी रखो। ये सुनकर तो जू जियान की फेस का रंग ही उड़ गया था। वॉन्गलिंग बाहर आता और अपने जीते हुए फ्री नूडल्स को रिसीव करके वापस लाती है, जिसे सुनकर तो जू जियान गुस्से में ही आ गया था और अपने हैमर से वॉन्गलिंग पर अटैक करता है। लेकिन उसका हैमर वॉन्गलिंग को टच भी नहीं कर पाता। उल्टा वॉन्गलिंग की स्पिरिचुअल पावर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जू जियान का हैमर चूर चूर हो गया होता है और वो वहीं पर खून खून होकर बेहोश हो जाता है। वॉन्गलिंग उसे देखता है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर। वॉन्गलिंग को वहाँ पर देखकर समझ जाते हैं कि उसी ने उसे हराया है। लेकिन वॉन्गलिंग झाओ पर एक मैजिक करता है, जिससे झाओ को लगता है कि उसी ने इस विलेन को हराया है और वॉन्गलिंग उल्टे आ जाते हैं और उसे लेकर उसके घर पर आते हैं। अब यहाँ से कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉन्गलिंग अभी भी अपने बिस्तर पर बैठे आराम कर रहा है और स्कूल जाने से खुद को बचा रहा होता है। उसी दिन उसके स्कूल के 3 दोस्त उससे मिलने आते हैं, जहाँ सुनरांग वॉन्गलिंग को एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाने की धमकी देती है, जिसे देखकर वो खुद ही उठकर बैठ जाता है। अब वो चारों एक साथ बैठ के एक स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट देते हैं अपने अपने लेवल को पता करने के लिए। सबसे पहले चाओ ये टेस्ट देता है, जिसमें उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक फिजिकल फॉर्म देना था, जो बिल्कुल एक शाइनी बॉल की तरह लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे स्कूल की तरफ, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिलकर ये सेम टेस्ट देते हैं और उन सभी स्टूडेंट्स का एक लीडर लिंग लैंग जब ये टेस्ट देता है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक ही बार में लिस्ट में टॉप पे आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी स्टूडेंट्स ये देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और लिंग लैंग को भी यही लगता है कि इससे ज्यादा स्कोर तो कोई बना ही नहीं सकता। वहीं इधर वॉन्गलिंग के घर में गाओ भी सेम टेस्ट देता है, लेकिन उसका स्कोर एक छोटे बच्चे से भी कम था, जो देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद वो दोनों सुनरांग से भी ये टेस्ट देने को बोलते हैं,
जहाँ पहले तो वो थोड़े नखरे करती है लेकिन बाद में इसके लिए मान जाती है। उसका स्कोर भी काफी ज्यादा था, जिससे अब वो सेकंड पोजीशन पर आ चुकी थी। अब ये तीनों मिलकर वोंगलिंग से भी सेम चीज करने की जिद करते हैं। वोंगलिंग मान तो जाता है लेकिन वो कोशिश करता है कि कम से कम स्पिरिचुअल एनर्जी को शो करे। हालांकि उसकी ये कम एनर्जी भी एक सन जितने साइज के बॉल को समन करती है, जिसे कोई देख भी नहीं पाता है। इसीलिए वोंगलिंग जल्दी से उस बॉल को स्पेस में फेंक देता है। अब उस टेस्ट में वोंगलिंग का नाम तो लिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन उसके स्कोर की जगह कुछ नहीं लिखा होता है। सभी लोगों को लगता है कि गेम के सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है, वरना किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि उसे काउंट करना भी किसी के बस में ना हो। वहीं इधर वो दूसरे स्कूल के बच्चे भी यही देख के हैरान होते हैं कि ऐसा कौन सा नया लड़का मार्केट में आ गया है जिसने लिंग लैंग की पावर को भी ओवरकम कर दिया। और वो अपनी एक फ्रेंड की हेल्प से उस टेस्ट के सिस्टम को हैक करके वोंगलिंग के रियल स्कोर पता करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ वोंगलिंग भी गाओ के साथ होता है, जो ये चाहता था कि गाओ वोंगलिंग के स्कोर को थोड़ा कम कर दे, क्योंकि अगर वोंगलिंग ऐसे ही नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा तो सबकी नजर उसी पर रहेगी, जो उसकी पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गाओ भी अपने हैकिंग स्पेल का यूज करके उस सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो गया था। और लिस्ट को देखते हुए जब वो लिंग नाम के लड़के को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने जूनियर स्कूल में गाओ का बहुत मजाक बनाया था, और गाओ हमेशा से लिंग से बदला लेना चाहता था। यहाँ दोनों ही लोग अपने अपने मकसद के लिए सिस्टम को हैक करते हैं, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी अलार्म बजता है और वोंगलिंग गाओ को कहता है कि उसे जल्द से जल्द हैकिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी वो लगा रहा तो स्कूल को इस बारे में पता चल जाएगा। लेकिन लॉग आउट करते वक्त गाओ लिंग का नाम चेंज करके एक बहुत ही फनी सा नाम रख देता है। लिंग के